हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है बेटा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। 3 चैप्टर है इस यूनिट में। बेटा चैप्टर नंबर 1 पे हम स्टार्ट करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसर्न्स। ठीक है जी। एक चीज और बेटा, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना, मान के चलूंगा आपको कुछ नहीं आता। ठीक है जी। अगर मैं बेटा हीरो की तरह स्टार्ट कर दूं ना इसको, तो बेटा ये यूनिट खत्म होने में बहुत कम दिन लेगी और मुझे नहीं पता फिर कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी आपको। आप सबको अगर याद है तो बेटा ये न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट है। ठीक है ना, तीनों चैप्टर में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल है। ठीक है जी। तो अब वो स्टार्ट करेंगे स्लो थोड़ा सा। जब थोड़ा सा बेस याद आ जाएगा आपको एक आध लेक्चर के बाद, तो बेटा थोड़ी सी स्पीड पकड़ी जा सकती। ठीक है जी। और आपको बता देता हूं बेटा, ये एक ऐसी यूनिट है जो नेशनल इनकम के इक्वलेंट है। दिमाग इसमें भी पूरा खुल जाता है। ठीक है ना। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का बचा हुआ पोर्शन काफी इजी है, काफी ज्यादा इजी। ठीक है जी। करेंगे ऐसे ही बेटा जैसे हमने पहले दिन डिस्कस कर लिया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट करेंगे, उसके बाद बेटा आईटी का एक चैप्टर पकड़ेंगे। ठीक है जी। विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू कर रहा हूं बेटा। सबसे पहली चर्चा मेरी रहेगी बेटा एग्रीगेट डिमांड पर। और बेटा मैं लिखकर इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एक बार लिख देता हूं। ठीक है ना, एक आध मिनट आप रेस्ट कर लो, मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन। लो जी, बाबू सब सामने देख रहे हैं। बस बेटा मेरा लिखने वाला पोर्शन लगभग खत्म है। अभी आप सामने देखो। एनालिसिस बहुत काम का है। एनालिसिस समझना आराम से। बेटा हो सकता है डेफिनेशन देखने में बहुत लंबी चौड़ी लग रही हो आपको, पर बेटा है बहुत इजी अगर आप एनालिसिस को समझो। बेटा सबसे पहली बात, बेटा हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की। और बेटा एग्रीगेट डिमांड कभी एक्चुअल डिमांड नहीं होती। मैं कोई एक्चुअल डिमांड की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप डेफिनेशन रीड करो तो बेटा एक वर्ड आता है प्लानिंग टू बाय। वैसे पढ़ देते हैं एक बार पूरी। It refers to the total value of all the goods and services which all the sector of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of 1 year. बेटा अभी आप प्लान कर रहे हो बाय करने का, आपने बाय कर नहीं लिया, ये कोई एक्चुअल डिमांड नहीं है। अभी तो प्लानिंग चल रही है कि बाय करेंगे जी सामान। ठीक है ना जी। एग्रीगेट डिमांड में प्लानिंग तो बाय होता है, एक्चुअल डिमांड में बेटा बाय कर चुके होते। पहली बात। दूसरी बात बेटा, एग्रीगेट डिमांड को क्लैरिटी से समझाने के लिए मैं एक डिफरेंशिएशन हमेशा बताता हूं। डिमांड, मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। बेटा आपने डिमांड वर्ड कभी ना कभी पढ़ा है 11th क्लास में। ठीक है ना। डिमांड में बेटा जो डिस्कशन होता है ना, एक गुड्स का होता है या एक सर्विसेज का होता है, और बेटा एक सिंगल कंज्यूमर की बात होती है। मार्केट डिमांड में वर्ड पढ़ा होगा बेटा 11th क्लास में। एक आध न्यूमेरिकल भी होता है इसके ऊपर, अगर आपको ध्यान हो तो। बेटा इसमें बात होती है बेटा एक गुड्स या सर्विस की ही बात होती है, लेकिन दुनिया के सारे कंज्यूमर्स की बात होती है। बेटा यहाँ जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह मार्केट डिमांड की चर्चा नहीं, डिमांड की चर्चा नहीं। यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ एग्रीगेट डिमांड की। और एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है बेटा, दुनिया के सभी गुड्स एंड सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूं और दुनिया के सभी कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूं। ये डिफरेंशिएशन दिमाग में अच्छे से उतार।
बेटा मैं कोई डिमांड की चर्चा नहीं करने जा रहा, जहाँ एक गुड्स और एक कंज्यूमर की बात करूंगा। मैं कोई मार्केट डिमांड की चर्चा नहीं करने जा रहा, जहाँ एक सिंगल गुड्स या सर्विस की बात होती है लेकिन दुनिया के सभी कंज्यूमर्स की बात होती है। मेरी चर्चा बेटा एग्रीगेट डिमांड पर है, यानी कि दुनिया के सभी गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा हूं मैं, और बेटा दुनिया के सभी कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, ये देखो बेटा मैंने ऐसे ही लिखा है, कहता है इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ all the goods and services, all the goods and services which all the sector of an economy are planning to buy, all the sectors, कोई नहीं छोड़ा मैंने। तो बेटा दुनिया के सभी गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा हूं, दुनिया के सभी कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूं। समझ में आ रही होगी अब मेरी बात पक्का से? ठीक है ना जी, इसकी कोई चर्चा नहीं है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। 11th कर ली बेटा, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। ठीक है जी, अब बेटा हम बात कर रहे हैं सभी कंज्यूमर्स की, सभी गुड्स और सर्विस की। ठीक है जी, बात समझ में आई? बेटा एक आखिरी एनालिसिस, मैंने दो मुद्दे ये टच कर दिए, एक प्लानिंग टू बाय का मतलब समझाने की कोशिश करी, अब इस बात का भी मतलब समझ लो। एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, देखो बेटा ये कहता है एग्रीगेट डिमांड में आप उन्हीं चीजों को इंक्लूड करोगे जहां उस इंसान की उस चीज को बाइंग करने की कैपेसिटी भी हो, उसकी वो गिवन लेवल ऑफ इनकम भी होनी चाहिए। मैं कहूं बेटा एक इंसान कह रहा है मैं तो 10,000 रुपए महीना कमाता हूं एंड आई एम प्लानिंग टू बाय ऑडी, तो ये मत कह देना जी बिल्कुल इसको एग्रीगेट डिमांड में शामिल कर दो। भाई ठीक है वो प्लानिंग टू बाय है, ठीक है वो कंज्यूमर भी है, ठीक है ऑडी है, गुड्स भी है, सब कुछ ठीक है, पर बेटा उसकी वो गिवन लेवल ऑफ इनकम नहीं है कि वो ऑडी बाय कर सके। इंसान की वो गिवन लेवल ऑफ इनकम भी होनी चाहिए। अगर इंसान बेटा किसी ऐसी चीज को प्लान कर रहा है बाय करने का जो उसकी गिवन इनकम के अंडर है, तो बेटा वो पक्का एग्रीगेट डिमांड का पार्ट बन सकती है। अगर बेटा उसके लिए आप उतनी इनकम ही नहीं कमाते हो, प्लान तो फिर इंसान पता नहीं क्या क्या बाय करने का कर रहा है, अगर वो आपकी गिवन लेवल ऑफ इनकम के अंडर नहीं है तो बेटा वो एग्रीगेट डिमांड कभी हो नहीं सकती। फिर सब कुछ हम कब सोचते हैं बेटा? एक साल में, मतलब हम तो फाइनेंशियल ईयर में सोचते हैं। ठीक है जी, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या है एग्रीगेट डिमांड? एक बार पढ़ देते हैं, मेरे साथ साथ बोल दो। इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस व्हिच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर planning to buy at a given level of income during a period of 1 year। ठीक है जी, एनालिसिस समझ में आया बेटा? ठीक है जी, 4 मुद्दे मैंने टच करने की कोशिश करी, ऑल द गुड्स एंड सर्विस, ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, प्लानिंग टू बाय और एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है जी बेटा, एग्रीगेट डिमांड ऐसा बोला जाता है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। ऐसा क्यों बोला जाता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होती है? बेटा अगर एक इंसान की एग्रीगेट डिमांड है कोई चीज, क्योंकि बेटा वो उसके गिवन लेवल ऑफ इनकम के अंडर ही आती है, तो बेटा इंसान उसको बाय करने के लिए खर्च भी सकता है। और अगर वो प्लान कर रहा है ना बाय करने का, तो ऐसा माना जाता है बेटा फ्यूचर में बहुत जल्दी उस पैसे को खर्चेगा जरूर, बाय जरूर करेगा। लेट्स सपोज आई एम प्लानिंग टू बाय आईफोन, ठीक है ना, अब दिमाग में आ ही चुका है तो बाबू अब कभी तो पैसे खर्च होने ही वाले हैं, अब बाय भी पक्का करके लाऊंगा, क्योंकि बेटा एग्रीगेट डिमांड में वही चीज आती है जो मेरी गिवन लेवल ऑफ इनकम के अंडर है। ठीक है ना, अगर आईफोन मेरी गिवन लेवल ऑफ इनकम के अंडर है और मैं प्लान कर रहा हूँ बाय करने का, पक्का एक दिन खरीद लूंगा, उसके लिए पैसा खर्च ही दूंगा इकोनॉमी में। इसलिए माना जाता है बेटा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है जी, अब बेटा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से मुझे एक बात समझानी है, सब सामने देखते रहेंगे। बाबू हमने ना नेशनल इनकम पढ़ लिया चैप्टर, उसमें एक मेथड पढ़ते थे एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है ना जी, मैं उसी की चर्चा करने जा रहा हूँ, थोड़ी सी चर्चा है बस, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो उससे भी अच्छी बात अगले साल कर लेना, 2025 में देख लेना। ठीक है जी, बाबू एक्सपेंडिचर मेथड में हमने बेटा पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर मेथड 4 चीजों के सम के बराबर होता है, कुछ याद हो तो? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और एक्सपोर्ट्स माइनस। ठीक है,
बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं विद द वर्ड सी, मतलब कंज्यूमर के खर्चे। ठीक है जी। गवर्नमेंट फाइनल बेटा फर्म सेक्टर के खर्चे को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, और वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को एक्स माइनस एम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि बेटा एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इस बात में? समझ में आ रही है बेटा सारी बात? ठीक है जी। लेकिन बेटा हमारे लिए बहुत सहूलियत करी सीबीएसई ने। सीबीएसई ने कहा तुम प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे कहां करोगे इतना मुश्किल तो, ठीक है ना। तो आपके लिए उन्होंने सहूलियत कर दी कि आपको एग्रीगेट डिमांड को एनालाइज करना है सिर्फ 2 सेक्टर में। जबकि इट इज अ जोक यार, मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आता है गलत चीज पढ़ाते हो। मतलब ना देखो बेटा कहानी है, अगर आपको सर्कुलर फ्लो ध्यान हो तो बेटा सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी विद एक्सप्लेनेशन मेरे कोर्स में ना 3 सेक्टर है ना 4 सेक्टर है। जबकि एक्चुअली में बेटा 2 सेक्टर कहाँ होता है? कोई ऐसा देश है, कोई ऐसी इकोनॉमी है जहां कोई गवर्नमेंट नहीं है या क्लोज्ड इकोनॉमी है वो? मतलब ग्लोबलाइजेशन के जमाने में आप हमें मानने को कह रहे हो कि कंसीडर कर लो कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। यही वहां पे किया था सर्कुलर फ्लो में, यही यहां कर रहे हैं। मुझे एग्रीगेट डिमांड को एनालाइज करना है जब सिर्फ कंज्यूमर हो, जब सिर्फ फर्म हो, नो गवर्नमेंट नो फॉरेन सेक्टर। पर क्या कर सकते हैं भैया, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ते हो उसके तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है भाई, क्योंकि वो प्रैक्टिकल रियलिटी से बहुत दूर है। सब अजम्पशन पे चल रहा है, सब का सब अजम्पशन पे। ठीक है जी। पर क्या करें, चलो ठीक है यार, हमें तो नंबर लेने, नंबर दिलवाते हैं आपको और क्या। बेटा एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला बैठ क्या जाता है हमारी सिचुएशन में, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात तो समझ में आ ही रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है जी। एग्रीगेट डिमांड बराबर है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के। ठीक है जी। सी प्लस आई मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। बेटा एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल और बेटा कर्व, शेड्यूल एंड कर्व ऑफ एग्रीगेट डिमांड। बेटा अब जब माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे थे ना लास्ट ईयर, तो बेटा जब कॉस्ट से रिलेटेड आपने शेड्यूल पढ़े तो सब में अलग अलग पढ़े, बहुत सारे शेड्यूल पढ़े। जब रेवेन्यू की चर्चा पढ़ रहे थे तो वहां बहुत अलग अलग पढ़े, ठीक है ना। वो ऐसी सिचुएशन में आप 12th क्लास में नहीं फंसते। मैं आपको बता देता हूं कि मैं एक ही शेड्यूल कराता हूं पूरी 12th क्लास, एक ही शेड्यूल याद रखना है, बस एक। ठीक है, कोई 10-12 याद नहीं रखने की, पेपर में कंफ्यूजन होगा कहां पे कौन सा शेड्यूल था, ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी बेटा। सिर्फ एक ही शेड्यूल याद रख लेना। ठीक है जी बाबू। अब मैं शेड्यूल बना रहा हूं, सबसे पहले बेटा इनकम, देन बेटा कंजम्पशन, देन बेटा इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट को हम आई से डिनोट करते हैं, तो इनकम के लिए आई बचता नहीं है, इसलिए इनकम को डिनोट किया जाता है बेटा वाई से। ठीक है जी। और कंजम्पशन आपको पता ही है बेटा, अभी हम बात कर रहे थे एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई की, तो बेटा कंजम्पशन को डिनोट करते हैं सी से। कृष्णा छोड़ते बेटा इसको, तो यहीं रह जाएगी। ठीक है ना, तेरा पता नहीं तुम आ जाएगा। तो वो इनकम स्टार्ट्स विद 0 और बेटा 100 का इंक्रीज करना है आपने। ठीक है जी। मतलब बेटा 0, 100, 200, 300, 400। ठीक है जी। कंजम्पशन स्टार्ट्स विद 40, अभी मैं इस पर डिस्कशन करूंगा, टेंशन नहीं लेनी। स्टार्ट्स विद 40 और बेटा 80 का इंक्रीज करना है। ठीक है जी। स्टार्ट करो 40 से, 80 बढ़ाते चलो बेटा। 80 ले भिखारी 10 बाबू, 40 से शुरू करा और 80 बढ़ा दिया। ठीक है जी बेटा। अब मेरी जो चर्चा है सबसे पहले इस मुद्दे पर है, इवन एट द 0 लेवल ऑफ इनकम देयर वुड बी सम कंजम्पशन। बेटा इंसान सोचता है कि वो जब शुरू होता है तो बेटा कंजम्पशन भी उसकी 0 होती है। सर ऐसा कभी भी नहीं होता।
एक इंसान की इनकम जब कुछ भी नहीं होती तब भी बेटा वो कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर कर रहा होता है। इसलिए बेटा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी जो कंजम्पशन होती है उसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन और डिनोट करते हैं सी बार से। एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, आप अपने एंगल से ही सोच लो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी कोई इनकम नहीं है, अभी कुछ नहीं कमाते, कंजम्पशन है क्या नहीं है बस ये बता दो। बाहर बेटा व्हीकल पे आए हो आप, पेट्रोल फूक के, देयर इज सम कंजम्पशन, ठीक है ना। कपड़े पहन रखे, पत्ते नहीं पहन रखे तुमने, ठीक है ना, देयर इज सम कंजम्पशन। किताबें खरीदते हैं भाई पेरेंट्स, पैसे फूकते हैं, सम कंजम्पशन। सर इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर वुड बी सम कंजम्पशन। इवन बेटा एक दिन के बच्चा भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है, उसकी कोई इनकम नहीं होती। तो बेटा चाहे आपकी इनकम जीरो है, कुछ ना कुछ कंज्यूम पक्का करोगे, 100% करोगे। ऐसी कंजम्पशन को क्या बोलते हैं बेटा, जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होती है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और डिनोट करते हैं बेटा सी बार से। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा बात। बाबू इन्वेस्टमेंट, ऑल्दो ये भी मेरी एक अजम्पशन है बेटा, मैंने इन्वेस्टमेंट सभी लेवल ऑफ इनकम पर कॉन्स्टेंटली, सुनना पहले आराम से इसको। पहली बात तो बेटा ऐसी इन्वेस्टमेंट को मैं बोलता हूं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का टॉपिक बेटा मेरे पास 2 दिन के बाद एक बार फिर आएगा, ठीक है जी, वहां मैं पूरी डिटेल चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बता देता हूं बेटा, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो प्रॉफिट के मोटिव से नहीं की जा रही, जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। ये वो इन्वेस्टमेंट है विच इज बेयर मिनिमम टू एनी इंडिविजुअल, जो बेटा एक इंडिविजुअल के लिए बेयर मिनिमम है, उसको चाहिए ही चाहिए। जैसे कि बेटा उसका घर, उसकी कोई भी इनकम है, वट एवर द लेवल ऑफ इनकम में भी, उसको उसका घर तो चाहिए ही चाहिए बेटा। और घर कभी बेचने के लिए नहीं बनाया जाता बेटा, चाहे कितना भी प्रॉफिट मिल रहा हो, घर बेचने के लिए कोई नहीं बनाता है बेटा। इसलिए बेटा ऐसी इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ इनकम। समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। शेड्यूल इतना सा ही है, एग्रीगेट डिमांड निकालनी हो तो बेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एडी का फॉर्मूला है बेटा सी प्लस आई, तो बेटा हमने कैलकुलेट कर लिया सी प्लस आई, और बेटा ये कैलकुलेट होकर डिफरेंट लेवल पे, सॉरी डिफरेंट लेवल पे बेटा जो भी कैलकुलेट हुआ मैंने लिख दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक, समझ में आ रहा है। इनकम का कर्व और कंजम्पशन, सॉरी इनकम शेड्यूल और कंजम्पशन शेड्यूल, बस 2 बातें याद रख लो, बाकी सब हो जाएगा। और कुछ नहीं याद रखना, पूरे के पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक शेड्यूल, मैं कह रहा हूं बस ये 2 लाइन याद रख लो बस, बाकी सब हो जाएगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। चलो जी बेटा कर्व सीखते हैं एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है जी। अब मेरे को नहीं पता भाई, आप, मैं तो मान के चलो अगर आप एक्सपर्ट हो तो भाई सब रायता हो जाता है। मैं तो मान के चलता हूँ आपने कोई कर्व नहीं बनाया आज तक, कुछ नहीं देखा, कर्व की एबीसीडी नहीं पता आपको, ठीक है जी, वैसे ही चल रहे हैं। तो अब सबसे पहले कोई भी कर्व बनाते हो, एक्स एक्सिस डिनोट करना, वाई एक्सिस डिनोट करना, ओरिजिन डिनोट करना। एक्स एक्सिस को क्या माना है ये भी बता दो, वाई एक्सिस को क्या माना है ये भी बता दो, ठीक है जी। बेटा एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं बेटा इनकम, और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन। बेटा डिपेंडिंग अपॉन द डायग्राम, कुछ लोग बेटा एग्रीगेट डिमांड लिखते हैं, कुछ लोग एग्रीगेट सप्लाई लिखते हैं, कुछ लोग कंजम्पशन लिखते हैं, ठीक है। मैं ज्यादातर हर एक में कंजम्पशन लिखता हूं, बाकी जैसे आपको अच्छा लगे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास, ठीक है बेटा। सबसे पहले मुझे इन्वेस्टमेंट कर्व बनाना है, सब सामने देख रहे हैं प्लीज। सबसे पहले बेटा मुझे इन्वेस्टमेंट कर्व बनाना है। आप देखो बेटा, 0 इनकम है, इन्वेस्टमेंट तब भी है, 100 इनकम है, इन्वेस्टमेंट तब भी सेम है, 200 पे भी 40, 300 पे भी 40, 400 पे भी 40, यानी कि वट एवर द लेवल ऑफ इनकम में भी इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इन्वेस्टमेंट करके एक प्रॉपर्टी भी अभी आपके सामने आ जाएगी बेटा। अगर 0 इनकम हो ये तब भी 40 है, अगर ये 100 इनकम हो ये तब भी 40 है,
200 इनकम हो तब भी 40, 300 इनकम पे देखो तब भी 40, 400 पे देखो तब भी 40। यानी कि बेटा इन्वेस्टमेंट कर्व की एक प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट कर्व इज ऑलवेज इक्वलेंट टू इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। इन्वेस्टमेंट कर्व हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है जी बाबू, कंजम्पशन की तरफ नजर घुमाओ प्लीज, सिर्फ यहां पर देखना और कहीं नहीं देखना। क्या बेटा इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन लगातार बढ़ रही है क्या नहीं बढ़ रही? कहीं गिर रही है तो बताओ, कहीं गिर तो नहीं रही, समझ में आ रहा है? और क्या बेटा कंजम्पशन कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, चाहे जीरो से स्टार्ट हो रहा है? नहीं बेटा, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है बाबू। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अगर कभी कंजम्पशन कर्व की प्रॉपर्टी लिखनी पड़े तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? कंजम्पशन कर्व ऑलवेज स्टार्ट्स विद द वाई एक्सिस। वो बात अलग है कि मेरे एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट भी 40 है और पहले लेवल पे कंजम्पशन भी 40 है। मान लो इन्वेस्टमेंट को 20 मान लो, तो बेटा इन्वेस्टमेंट कर्व तो बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बेटा कंजम्पशन कर्व ऑलवेज स्टार्ट्स विद वाई एक्सिस। रीजन सबको पता है क्यों वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि जो मर्जी इनकम जितनी मर्जी जीरो कर लो, कंजम्पशन तो होनी है, कुछ ना कुछ तो पक्का होनी है। तो बेटा दिस कर्व इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद द वाई एक्सिस। और सच बात ये जो डिफरेंस है ना, ये सी बार का है। ये सी बार का डिफरेंस क्यों है बेटा? सी बार कितना था? 40 से था, 40 का तो डिफरेंस होगा, ठीक है ना जी। और बेटा कंजम्पशन कर्व हमेशा एक पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। बेटा इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि बेटा आप देख रहे थे कंजम्पशन हर लेवल पे बढ़ रही थी। लेफ्ट से राइट जाते जाते ये बेटा हमेशा एक पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व बनेगा। खुद सोचने की बात है, जीरो इनकम पे कंजम्पशन जीरो थी, 100 इनकम पे अगर ये मान लो 100 इनकम है तो 120 थी, अगर ये मान लो 200 इनकम है तो बेटा ये भी 200 थी, 300 इनकम पे 280 थी और बेटा फिर 360 थी। भाई कहां 40 फिर 120 फिर 200 फिर 280 फिर 360, तो बेटा उसका स्लोप पॉजिटिव ही तो है, ठीक है जी। अभी तक कोई याद भी आना शुरू हो गया होगा, तो कब बहुत कुछ याद आ गया होगा। इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी याद रहा गई, इन्वेस्टमेंट कर्व की, कंजम्पशन कर्व की प्रॉपर्टी याद आ गई। चलो जी लास्ट वन बेटा, सिर्फ एडी की तरफ नजर घुमाना, सिर्फ एडी। समझदार को इशारा काफी। पॉजिटिवली स्लोप्ड और नॉट, कहीं रुका ही नहीं भाई, भागता ही जा रहा है। पॉजिटिवली स्लोप्ड और नॉट, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है पक्का से। अच्छा स्टार्ट किससे होगा? ओरिजिन और वाई एक्सिस, ठीक है ना। क्यों बेटा? जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी बेटा कुछ ना कुछ एडी है, ठीक है ना जी। तो बेटा एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड है। और अगर आप सोच सकते हो, बहुत अच्छा, बहुत दिमाग रखते हो, तो बेटा ये बराबर है सी बार प्लस आई के। लो दिखा देता हूं, घबराना नहीं है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे एडी कितना है? सी बार प्लस आई। गलत कह रहा हूं क्या? ठीक है ना जी। हाँ सी प्लस आई भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है सी बार प्लस आई, ठीक है जी। बेटा पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है तो मैंने पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है जी। और बेटा ये जो डिफरेंस है हमेशा आई के बराबर होगा। अब इसमें परेशान होने की बात नहीं है, मैं प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं इसमें। बेटा एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, अभी पढ़ा हमने, फॉर्मूला बनाया। बेटा अगर मैं कहूं एडी और सी का डिफरेंस आई के बराबर है तो मैं गलत बोल रहा हूं। ये रहा एडी, ये रहा कंजम्पशन, मैंने क्या बोला? इन दोनों का डिफरेंस हमेशा आई के बराबर होगा, ठीक है ना। और बेटा समझदार को इशारा काफी। अगर जीरो लेवल ऑफ इनकम पे एडी 80 था तो बेटा कंजम्पशन 40 था, 80 माइनस 40 आया। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 40 ही थी ना। 100 लेवल ऑफ इनकम पे देख लो, इधर देखो,
100 लेवल ऑफ इनकम पे देख लो, एडी कितना है 160, 160 में से 120 गया, फिर 40, 240 में से 200 गया, फिर 40, यानी कि बेटा एडी और सी कंजम्पशन का डिफरेंस हमेशा आई के बराबर होगा, हमेशा। आप स्केल से बनाओगे तो और अच्छा बनेगा भाई, मैं फ्री हैंड बनाता हूं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है जी, ऑल ओके, एग्रीगेट डिमांड खत्म हो गया, इतना मुश्किल टॉपिक था, बहुत डर लगा मुझे। ठीक है डन। अब याद आता जाना चाहिए बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बहुत सारे करने हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, पेपर में यार कुछ नहीं पता कब कहां से किसकी प्रॉपर्टी पूछ ले, 1 मार्क, 1 मार्क तो बहुत बड़ा हथियार होता है टीचर का, तो अच्छे से सुनते जाना। ठीक है जी बेटा, अब एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन सिमिलर लाइन पे बेटा जैसे एग्रीगेट डिमांड की थी, 1 आध मिनट तुम रेस्ट करो, मैं इतने डेफिनेशन लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। हम्म, बस बाबू बस, हो गया रेस्ट खत्म। आओ सामने देखिए, और बेटा एग्रीगेट डिमांड, हाँ 30 सेकेंड्स में लिखा गया, आप सामने देखो, एग्रीगेट डिमांड की जैसी डेफिनेशन थी बिल्कुल सिमिलर लाइन पर बेटा एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन, एनालिसिस भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात ही नहीं बेटा। वहां पर था प्लानिंग टू बाय, एक्चुअली में बाय किसी ने नहीं किया था बेटा, यहां पर भी है विलिंग टू सप्लाई, लेकिन सप्लाई नहीं कर दिया किसी ने, अभी तो सोच रहे हैं सप्लाई करेंगे। तो बेटा मैं एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहा हूं, मैं कोई एक्चुअल सप्लाई नहीं पढ़ रहा, जो सप्लाई हो चुका होगा। यहां भी विलिंग टू सप्लाई वर्ड नजर आएगा आपको, ठीक है ना जी। फिर बात वही है, चर्चा वही है बेटा, बाबू दुनिया के सभी गुड्स एंड सर्विसेज, दुनिया के सभी प्रोड्यूसर, और बेटा ये सब सोचना कब है, 1 साल में सोचना। ठीक है जी, एक बार डेफिनेशन पढ़ो फटाफट से। इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ all the goods and services which all the producers are willing to supply at a during a period of 1 year। ठीक है जी, समझ में आती है बेटा बात, डेफिनेशन का एनालिसिस बिल्कुल पहले जैसा। अब बेटा बड़े काम की बात है, क्या एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर नहीं होती बेटा, जैसे वो वहां बोला था बिल्कुल वैसा यहां बोल रहा हूं बेटा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होती है, क्योंकि अगर आपने डिमांड करी है तो भाई खर्चोगे भी फ्यूचर में, क्योंकि आपकी वो गिवन लेवल ऑफ इनकम भी है। ऐसे ही बेटा अगर आप सप्लाई करने की सोच रहे हो तो बेचोगे भी किसी दिन मार्केट में, और बेचोगे तो कहीं ना कहीं बेटा इनकम रियलाइज करोगे, और बेटा ऐसा बोला भी जाता है कि ये नेशनल इनकम के बराबर। ठीक है जी, और बेटा इनकम का सिर्फ 2 ही इस्तेमाल है, इनकम या तो बेटा कंज्यूम होती है या तो सेव होती है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई, मतलब इनकम के बराबर होता है, और इनकम या तो बेटा खर्ची जाती है या बेटा जोड़ी जाती है, यानी कि इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। ठीक है जी, अब यार ये थोड़ी तुम्हारी, क्या बोल लूं मैं, अरे कुछ नहीं यार, एस पे इतना जोर क्यों दे रहे, ठीक है हो सकता है, पता नहीं क्या है यार, क्या होता है, खुद बोल बोल के पड़ोसियों का नाम लगाई जाओ। लो जी बेटा, शेड्यूल एंड कर्व ऑफ, हो सकता है दीदी का नाम हो तुम्हारी पर ऐसे थोड़ी। लो बेटा, क्या चीज बाबू,
अगर प्रोड्यूसर्स विलिंग टू सप्लाई हैं, ठीक है, अगर वो सामान बेचना चाहते हैं तो बेटा कभी ना कभी बेच ही देंगे, और बेच ही देंगे तो कहीं ना कहीं बेटा कोई ना कोई इनकम रियलाइज करेंगे। यहाँ इनकम का मतलब रेवेन्यूज होता है, प्रॉफिट से नहीं। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा हम चर्चा कर रहे हैं शेड्यूल एंड कर्व ऑफ एग्रीगेट सप्लाई पर। शेड्यूल आपको पता ही है, मैंने बोल ही दिया बेटा एडवांस में कि सेम रहने वाला है। ठीक है जी, मैं अब इनकम वर्ड लिखना छोड़ चुका हूं, वाई लिख रहा हूं तो समझदार को इशारा काफी, और सी लिख रहा हूं तो समझदार को इशारा काफी कि कंजम्पशन से मेरा मतलब है। इनकम सर वही 0, 100, 200, 300, 400, कंजम्पशन भी सेम बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अगर मैं कभी तेज चलूं तो सर मेरे को बता देना, क्योंकि मेरे को लग रहा है यार इतनी स्पीड तो लगनी थोड़ा, मैंने वरना याद है मेरे को मेन बैच में एक दिन में एग्रीगेट सप्लाई कराया था बस, और कुछ नहीं करा था। अगर अब थोड़ा सा तो ठीक है ना, अगर तेज चलो तो बता देना भाई, थोड़ा कर दूंगा बस। बेटा अब सेविंग कैलकुलेट करते हैं, सामने देखना। सर अभी मैंने एक बात पढ़ी कि इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है, मतलब y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो बेटा अगर मुझे सेविंग्स निकालनी है तो सर क्या मैं इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकता? कर सकते हैं फॉर्मूले का यूज। सर मैं इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग्स। तो बेटा मैंने सेविंग्स कैलकुलेट कर ली, मुझे बस याद करा दो इस कंजम्पशन को बोलते हैं क्या है, फटाफट से याद करो। ऑटोनॉमस कंजम्पशन रिप्रेजेंट करते हैं, चलो जी बेटा, जहां कहीं भी सेविंग्स नेगेटिव होती हैं इन्हें बेटा हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में डिस सेविंग्स, कि आप जोड़ कुछ नहीं रहे हो बल्कि जो आपने पास्ट में सेविंग्स करी थी उनको भी बेच बेच कर ला रहे हो। ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? इंसान की कंजम्पशन है, सॉरी इनकम है 0, कंजम्पशन ज्यादा है, तो बेटा करने के लिए कहीं ना कहीं पिछली सेविंग्स तोड़नी पड़ेगी। और बेटा मैं बता देता हूं, इनिशियली लगभग सभी बिजनेस में, सभी जॉब्स में यही कहानी होती है। पहले तो आप अनएम्प्लॉयड हो, खर्चा तो कर ही रहे हो, दिस सेविंग्स। आपकी नौकरी लग भी गई, शुरू के कुछ महीने बेटा आपकी इनकम कम होती है, खर्चे शुरू में ज्यादा ही होते हैं। ठीक है ना जी, फिर इंसान को धीरे धीरे अकल आनी शुरू होती है, और सबको आती है ये फिर, ठीक है ना। फिर बेटा उसकी इनकम उसके कंजम्पशन के बराबर होती है, कुछ नहीं जोड़ पाता, और फिर बेटा को धीरे धीरे जोड़ना शुरू करता है। इनकम बढ़ चुकी है, थोड़ी कंजम्पशन गिराओ और जोड़ना शुरू करो, ये एक्चुअली कहानी है। ठीक है जी, क्लियर कट है बेटा, बात समझ में आ रही है? जहां कहीं भी सेविंग्स नेगेटिव होंगी इसको हम बोलेंगे बेटा डिस सेविंग्स। ठीक है बाबू, अगर अब एग्रीगेट सप्लाई निकालना हो तो सर देखो दोनों ही रास्ते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इनकम के भी बराबर होता है, चाहो तो उठाकर यही लिख दो, और इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव, चाहो तो बेटा इन दोनों को जोड़ो लिख दो, कहानी सेम है। यानी कि आने वाला तो ये है बेटा, तो दिक्कत तो नहीं। ठीक है जी, चलो जी बेटा कर्व बना लेते हैं और फिर वाइंड अप कर देते हैं बैच को फटाफट से। एक्स एक्सेस ओरिजिन, वाई एक्सेस बेटा इनकम, अब कुछ भी लिख देना जैसे आपको सहूलियत लगे, कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई में से कुछ भी लिख दो। बाबू सबसे पहले प्लीज सामने देखना, मैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रॉ करूंगा, आप सब सामने देखेंगे बेटा। बाबू इसको देखो, देखो इनकम जब 0 है ये भी 0 है, इनकम 100 तो ये 100, 200 पे 200, 300 पे 300, 400 पे 400। ठीक है जी सर, मैथ्स में नहीं जाना, लेकिन एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है बेटा। ये टोटल अगर आप इनकम कर्व को देखो तो ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है यहां पर, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इनकम के बराबर होती है। 0 पे 0 है, 100 पे 100 है, 200 पे 200 है, 300 पे 300। सर ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस कर्व को बिल्कुल बीच से काटते हुए चला जाता है, यानी कि 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, ये आएगी बात मैथ से, पर बेटा हमें मैथ्स में बिल्कुल नहीं जाना, ये एक मार्क के लिए हमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है,
और ये कुछ और नहीं बेटा, एग्रीगेट सप्लाई कर रहा है, अब कह लो बेटा यही इनकम कर रहा है मेरे लिए तो। ठीक है, सेविंग्स पर नजर घुमाना बेटा, सामने देखना प्लीज, सेविंग्स पर नजर घुमाओ, आराम से देखो। पहले लेवल ऑफ इनकम पे नेगेटिव, दूसरे लेवल ऑफ इनकम पे भी नेगेटिव, तीसरे पे 0 और कहीं बेटा फिर 20 40। ठीक है जी, समझदार को इशारा काफी है तो बेटा ये कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड ही, क्योंकि पहले कुछ ज्यादा नेगेटिव था, कुछ बढ़ गई सेविंग्स, थोड़ा सा नेगेटिव रह गया, फिर 0 हो गया, बढ़ता गया, हर लेवल पे बढ़ रही है, ये तो बात पक्की है ना। पर बेटा ये कर्व बनता कैसे है बेटा, इट स्टार्ट विद y डैश एक्सिस या नेगेटिव y एक्सिस, जो मर्जी बोल लो, मैथ्स वालों को ज्यादा पता होगा भैया। ठीक है ना, ये y डैश एक्सिस है। ठीक है जी बाबू, 0 लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग्स -40 है, कुछ लगभग यहाँ। अगर 100 लेवल ऑफ इनकम देखो तो ये बेटा -20 है, और बेटा 200 देखो यहाँ ये 0 है, फिर 20 है, फिर कहीं 40 है, यानी कि कर्व तो ये लगभग ऐसा ही जाएगा। ठीक है ना जी बेटा बाबू, ये है मेरा सेविंग कर्व है, ये भी बेटा पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, लेकिन बेटा इट स्टार्ट्स विद द y डैश एक्सिस, ये y एक्सिस से शुरू नहीं होता है, y डैश एक्सिस से शुरू होता है। ठीक है ना जी, और ये जो जितना भी एरिया है ये डिस सेविंग्स है बेटा। ये सब नेगेटिव है। ठीक है जी, पक्का से बाबू। अब एक काम और करते हैं, आखिरी काम, कंजम्पशन कर की प्रॉपर्टी अभी दिखा चुका हूं, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है, वो तो ठीक है, बढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, इसको और इसको कंपेयर करना। इनिशियली बेटा कंजम्पशन, या इससे कर लो, इनिशियली कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, फिर ज्यादा है, कहीं ना कहीं बेटा बराबर आ गई, कहीं ना कहीं बेटा फिर इनकम बढ़ गई, कंजम्पशन कम हो गई, यानी कि इनिशियली बेटा कंजम्पशन कुछ ज्यादा है इनकम कर्व से, फिर ज्यादा है, और उसके बाद सर पहले ज्यादा है, फिर ज्यादा है, फिर बेटा 0 हो गई, कहीं ना कहीं बेटा बिल्कुल खत्म हो गया था ना गैप, 200 पे 200 थी ना, 200 इनकम पे कंजम्पशन भी 200 थी। शुरू में कंजम्पशन ज्यादा है, फिर बेटा कंजम्पशन बराबर है, फिर कंजम्पशन कम हो गई इनकम से, ये देखो मैंने भी करा, कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, ये इनकम कर्व से बहुत ऊपर है, दूसरे स्टेज पे फिर थोड़ा सा ऊपर है, तीसरी स्टेज पे ये बराबर हो गए, उसके बाद बेटा कंजम्पशन कम हो गई, ये है इनकम कर्व ऊपर निकल गया कंजम्पशन से, ऐसा ही तो बना है। ठीक है ना जी बेटा, ऑल्दो मैंने स्केल से नहीं बनाया तो ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, मैं बता देता हूं, ये दोनों स्केल से बनाओगे तो ये सेम लाइन है, सेम पॉइंट है। ठीक है ना बाबू, कैसे बोल पा रहा हूं मैं, ये देख लो सामने, जहां इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन वहां सेविंग्स 0 है, सेविंग्स यहां पर 0 थी बेटा, यहां इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर है और सेविंग्स 0 है बेटा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि बेटा ब्रेक इवन पॉइंट की दो प्रॉपर्टी हैं, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, सेविंग्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ बेटा, प्रॉपर्टी याद रखनी है, शेड्यूल कर्व आप देख लो, बाकी मैं एक बार आपको पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा, जिन भी बच्चों ने पहले नहीं बनाया हुआ है, चाहे नोट्स अगर आप बनाना चाहते हो तो बना दो, और नहीं तो बेटा मैं प्रिंट आउट दे देता हूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।